राम राम एवरीबॉडी। आज फिर से इडियम एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आइए शुरू करते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की नई 10 वर्ड्स की सीरीज। और इस 10 नए वर्ड्स की सीरीज में हम उनके पहले मीनिंग, पिक्चर और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। फिर लास्ट में क्विज भी करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। 15 से 20 मिनट की एक क्लास होगी। 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो शुरू करते हैं आज की पहली इडियम, टू टेक फ्रेंच लीव। देखिए, बिना सूचित किए खिसकना, मतलब जैसे आप मान लो स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट गए थे, अब आप वहां पे किसी को बिना सूचित किए यानी एकदम बंक मारना जो होता है उसको कहते हैं टू टेक ए फ्रेंच लीव। बिना किसी को बताए गायब हो जाना, उसको ही कहते हैं फ्रेंच लीव। बी वेरी बी अवे फ्रॉम जॉब विदाउट परमिशन। ये जॉब के लिए भी हो सकता है। जैसे आप जहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे आज आप बिना बताए छुट्टी कर लिए तो उसको कहते हैं टेक ए फ्रेंच लीव। पिक्चर से आप समझ पाए होंगे। सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई थिंक आई माइट टेक फ्रेंच लीव दिस आफ्टरनून एंड गो टू द सिनेमा। तो ये बेसिकली ऐसे ही होता है। फ्रेंच लीव हम कोई वैलिड रीजन के लिए तो लेते नहीं है। सिनेमा देखने का मन है, जब आपको पता है बॉस आपका छुट्टी नहीं देगा तो आप क्या करते हैं, फ्रेंच लीव ले लेते हैं, बिना बताए गायब हो जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, हार्ड नट टू क्रैक। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत ही उलझनकारी समस्या जो होती है, प्रॉब्लम दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व और अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द गेम ऑन Saturday is against the current champion, so it will be a hard nut to crack। ये इसका सेंटेंस था, हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन शैंक्समेयर। ऑन शैंक्समेयर इसका मतलब होता है जब आप पैदल जा रहे हो। जैसे मान लो, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस, सो यू कैन से दैट आई गो ऑन शैंक्समेयर, मतलब मैं पैदल ही चला जाता हूँ। 5 मिनट, इट इज जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो जब आप ये कहते हो कि 5-7 मिनट 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, सो यू कैरी ऑन विद ऑन शैंक्समेयर। सेंटेंस देखना, जब भी आपका वॉकिंग ट्रेवल कर रहे हो आप, यानी पैदल कहीं जा रहे हो, तो उसको आप ये इडियम यूज करना सीख सकते हो। शैंक्समेयर, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, शैंक्समेयर। अब एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, एज वी डोंट हैव अ कार आई सपोज विल हैव टू यूज शैंक्समेयर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, a snake in the grass, आस्तीन का सांप। ये होता है an unpleasant person who can not be trusted। ये एक hidden enemy होता है, छुपा हुआ दुश्मन होता है, उसको कहते हैं आस्तीन का सांप। a snake in the grass, देखो फीलिंग आपको आ गई होगी, घास के उस मैदान में यानी घास के अंदर सांप है, मतलब वो दिखेगा नहीं आपको, कब काट लेगा। तो एक छुपा हुआ एक दुश्मन होता है, एनिमी होता है, हिडन एनिमी भी आपको इसका ऑप्शन दिया जा सकता है। स्नेक इन द ग्रास, डोंट ट्रस्ट हिम, ही लुक्स ऑनेस्ट बट ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। इस तरीके से आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का मीनिंग होगा, उस पर विश्वास मत करिए, वो दिखता है ऑनेस्ट बट है नहीं, वो एक छुपा हुआ दुश्मन है, वो एक आस्तीन का सांप है। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन, स्पिल द बीन्स, अनजाने में भेद खोल देना, टू टेल पीपल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो आपकी कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आपको किसी ने बता रखी है या किसी को पता है, तो अगर वो जिसको पता है वो इस इंफॉर्मेशन को सब लोगों को बता दे जाने अनजाने में, तो उसको कहते हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब यही होगा कि जब आपके कोई सीक्रेट्स को एकदम रिवील कर रहा है, मतलब सबको बता रहा है, तो उसको कहते हैं। सो हु स्पिल द बीन्स अबाउट हर अफेयर विद डेविड। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब समझ पाए होंगे आप कि अफेयर जो था उसका डेविड के साथ, इसके बारे में दुनिया को किसने बताया। स्पिल द बीन्स यानी इस बात का खुलासा कैसे हुआ या इस सीक्रेट को किसने बताया। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब ये जो बजाने वाला ये वाद्य यंत्र होता है, इसको बोलते हैं। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मीनिंग होता है अपने मियाँ मिट्ठू बनना। टू टेल एवरीवन प्राउडली अबाउट योर अचीवमेंट्स। जैसे कोई आदमी अपनी खुद की अचीवमेंट्स, खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशंस करके जब बताता है किसी को, तो उसको कहते हैं
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब आप दूसरी भाषा में, देसी भाषा में ये कहते हैं कि भाई ये आदमी अपने बारे में बहुत लंबी लंबी बातें बता रहा है, बहुत लंबी लंबी बातें फेंक रहा है, ठीक है, जो वो है नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ एग्जैजरेट कर रहा है चीज़ों को, तो उसको कहते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी खुद की तारीफें खुद ही करना, ठीक है। आई हेट पीपल हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, मतलब मैं उन लोगों से हेट करता हूँ जो हमेशा खुद की तारीफें करने में व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं डेड हैट, मुकाबले में लगभग बराबरी का परिणाम। दिस इडियम इज माय फेवरेट इडियम, डेड हैट। आई ऑफन यूज दिस पर्टिकुलर इडियम। आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं यूज करना जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले जहाँ पे एक से ज्यादा लोग लगभग बराबर के कंपटीशन में हो। जैसे मान लो अगर आपने एग्जाम में 10 लोगों के या 2 लोगों के या 5 लोगों के 100 आउट ऑफ 100 आ गए, नाउ यू कैन नॉट डिसाइड हु इज द नंबर 1, हु इज द टॉपर। तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि डेड हैट। डेड हैट का मतलब यही होगा, डेड हीट, a competition in which 2 or more competitors finish at exactly the same time or with exactly the same result। जैसे मान लो ये रेस है, तो इस रेस में आपने देखा होगा पिक्चर में कि लगभग अगले जो 4 रेसर हैं वो एक टाइम पर समाप्त करने वाले हैं। सो बहुत ही क्लोज कंपटीशन, मतलब बहुत ही क्लोज है ये बताना कि हु इज द टॉपर वन। द रेस एंडेड इन अ डेड हीट, डेड हीट में खत्म हुई है ये रेस, मतलब बहुत ही बराबरी का मुकाबला था, इसका मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ के था, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे। मान लो अगर आपने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम के आप फाइनल तक पहुंचे बट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया, तो वापस आप प्रीलिम्स से प्रिपरेशन करेंगे, तो उसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। इफ यू आर बैक टू स्क्वायर वन, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज your previous attempt failed completely. Go back, we screwed up। ये अब पिक्चर से समझो, इसको वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से आया था। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हम हमेशा इस चीज, तभी तो हम कहते हैं कि एग्जाम के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें लास्ट में, ताकि आपको बैक टू स्क्वायर वन का फेस नहीं करना पड़े, यानी वापस शुरुआत से तैयारी नहीं करनी पड़े, लास्ट में मेरिट में नाम बने रहे। इफ दिस डजंट वर्क वी आर बैक टू स्क्वायर वन, अगर यह काम नहीं करेगा जो कि इन्होंने सोचा हुआ है, अगर ये वर्क नहीं होता है, मतलब यानी ये जो सोचा हुआ काम नहीं होता है, तो हमें वापस से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। सेंटेंस का मीनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं टू थ्रो अ फिट, आग बबूला हो जाना। टू बिकम वेरी एंग्री, बच्चे को देख रहे होंगे बहुत आग बबूला हो रही है। टू थ्रो अ फिट एक सेंटेंस में यूज देखते हैं। माई मदर थ्रू अ फिट व्हेन शी सॉ अ मेस वी मेड, जब हमने जो किया हुआ था, जो हमने थोड़ा इधर उधर चीज़ों को किया, मैस किया हुआ है, यानी कुछ भी फैलाया है या फिर कुछ ब्लंडर किया है वहाँ पे, तो जब मम्मी ने देखा तो वो एकदम आग बबूला हो गई, हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बिकम वेरी एंग्री इज समथिंग कॉल्ड थ्रो अ फिट। थ्रो अ फिट याद रखना। द बीज नीज, सर्वोत्कृष्ट, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है एक तरीके से। द बीज नीज, टू बी एक्सीलेंट और ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड, उसको कहते हैं बीज नीज। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं। हैव यू ट्राइड दिस आइसक्रीम, दिस इज द बीज नीज, इट रियली इज। जैसे मान लो इस सेंटेंस का मीनिंग समझा दूं, क्या आपने ये वाली आइसक्रीम कभी खाई है और क्या ये वाली आइसक्रीम आपने कभी टेस्ट की है? ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है इसकी, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छी है ये। इट रियली इज, मतलब ये वास्तव में उस क्वालिटी को प्रीफर करती है। तो इस तरीके से हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्विज की ओर चल रहे हैं और क्विज नंबर 14 रहेगी आज की। तो पहला क्विज यानी पहला क्वेश्चन क्विज का ये आपकी स्क्रीन पर। टू टेक फ्रेंच लीव, फाइंड द राइट आंसर, एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विद रिटन परमिशन, वेलकम द होस्ट, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, किसी भी इंटीमेशन के बिना लीव ले लेना, छुट्टी ले लेना। सो विच वन इज द राइट आंसर? चूज द राइट आंसर। ओके, लेट मी शो यू।
Leave without any intimation. Fourth one is the answer. Now move to the next one. A hard nut to crack. ये आप जानते हैं. Choose the right one. Easily disappointed, not restrained, easily encouraged. A difficult problem. Select the right one. Okay. A difficult problem. ये हमने ऑलरेडी करी हुई थी. 133 on Shakespeare, on foot, on an elephant, on a bicycle, on a lion. ठीक है, चूज करिए आप. चार में से एक आपको आंसर करना पड़ेगा. ओके, लेट मी शो यू द आंसर. इज वन ऑन फूट. ऑन फूट जो पैदल चलता है उसी को कहते हैं शेक्सपियर. 134 देखिए आप. A snake in the grass, a good friend, a secret enemy, a well-wisher, difficult to find. Which one is the answer? Okay, C. The answer is a secret enemy. देखिए यहाँ पर सीक्रेट की जगह हिडन भी यूज किया जा सकता था. ठीक है, तो इस तरीके से आप समझना. इसका मतलब छुपा हुआ एक दुश्मन होता है जिसका पता नहीं होता. He looks to be very good, or he looks to be friend, but he is not exactly your friend. He is just a snake in the grass. मतलब इस टाइप से हमने कुछ समझा था वहां पे. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. 135. Spill the beans, waste money, perform magic, give away a secret, work hard. Choose the right one. Okay, so see, the right one is the option third, which is give away a secret. Secret को बाहर निकालना ही spill the beans होता है. 136 देखते हैं. 136 है. Blow one's own trumpet, condemn others, follow others, praise oneself, be self-reliant. So choose the right answer. Okay, let me show you. The answer is praise oneself. खुद की प्रशंसा खुद करना ही होता है. Blow one's own trumpet. Now the next one is dead heat. Close contest that ends in a tie, a strong heat wave, a deadly blast of hot air, strong opposition to one's ideas. Choose the right one. I think this is very simple to pick up the answer, क्योंकि options काफी दूर दूर तक हैं. तो see, the answer is first, close contest that ends in a tie. Guys, ये idiom dead heat is my favorite idiom. Please अपनी favorite idiom comment section में लिखिए with scores, how much score you get in this particular idiom. और next पे देखते हैं हम. back to square one. Draw a square, come to the original point, move ahead, neglect something. तो चूज करिए आप. इन चार में से एक राइट आंसर है. बैक टू स्क्वायर वन. ओके, आपको पता होगा बैक टू स्क्वायर वन क्या होता है. चूज करिए. वापस उसी स्थिति पर, ओरिजिनल पॉइंट पर आना ही होता है. बैक टू स्क्वायर वन, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज थ्रो a fit. To throw a fit, become unconscious, faint and fall down, express extreme anger, caution someone about fitness. Choose the right one. आपको याद आ रहा होगा एक बच्ची की, छोटी बच्ची की एक फिट लगवाई थी यहाँ पे. Okay, so choose the right answer. Let me show you the answer. Express extreme anger, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, गुस्सा दिखाना, आग बबूला हो जाना गुस्से में, उसी को कहते हैं थ्रो ए फिट. स्टार्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर इडियम. बहुत ही नाइस इडियम है. आप जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए, किसी को आए, तो आप तुरंत एक सेंटेंस बना लेना वहीं पर, ही इज थ्रोइंग अ फिट, इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट, जब ओके, द बीज नीज, problematic, extraordinary, observant, foolish. Which one is the right answer? The bee's knees, आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल याद होगा आपको. Okay, see, the answer is second, extraordinary. Thank you so much guys for being with me. And अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करिए वीडियोस, अगर आप अच्छे से लाइक कर रहे हैं वीडियोस को. तो एक और बात खास इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन वीडियोस देखकर आपके पूरी इडियम्स एंड फ्रेजेस जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे, तो मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये ऐसा नहीं हो पाएगा. आपको रिविजन जरूर करना पड़ेगा. ठीक है.
तो जैसे 15 मिनट में आपने वीडियो खत्म किया, 15 मिनट के बाद तुरंत बाद आपने अगर इनको पेपर पे लिखते हुए गए थे तो आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट का समय लगेगा। तुरंत एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको फिर से 3 बार तो अभी रिवाइज हो जाता है ये वीडियो के साथ ही। उसके बाद में संडे को या जब भी आपको 5-6 दिन में टाइम मिले वापस से एक बार रिवाइज करिए। 5-7 मिनट का टाइम लगता है तो वो दीजिए आप। ये आपको हमेशा एग्जाम में कभी भी फियर नहीं होने देगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस या वोकैब की जब क्लासेस करेंगे तो वोकैब को भी इससे अच्छे और भी अच्छे तरीके हैं वोकैब के, उन तरीकों से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वोकैब तैयार करनी है। कम से कम मान के चलिए हम 3000 प्लस वर्ड्स अगर नहीं करते हैं तो हमारे कोई भी एग्जाम में हेल्प नहीं हो पाएगी। तो हमें कम से कम 3000 वर्ड्स हमें बिल्कुल उनके थ्रू निकलना पड़ेगा। 1 वर्ड्स निकालने पड़ेंगे हमें, 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस निकालने पड़ेंगे, 1000 सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके हमारे वोकैब के 100% मार्क्स आएंगे। अगर देखिए एसएससी की बात करूँ तो मैं मेंस में यहाँ से कम आपको 12 इडियम मिलेंगी, 12-13 आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, 5 और 5 10, लगभग 10 या 10 से ज़्यादा आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स मिलेंगे और आपको लगभग 4-5 स्पेलिंग टेस्ट भी मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 35 से 40 नंबर का खेल है, 35 से 40 क्वेश्चन का खेल है। और 35 से 40 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 200 में से अगर आपके 40 नंबर 1/5 यानी 20% वेटेज तो सिंपल वर्ड देकर वो क्या पूछना है। और इन्हीं वर्ड्स का जब आप ये वर्ड्स तैयार होंगे तो उनके सराउंडिंग वर्ड्स भी तैयार होंगे। जब सराउंडिंग वर्ड्स तैयार होंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में भी इन्हेंसमेंट मिलेगा और बहुत सारी जगह से आप इम्प्रूव करेंगे। तो जो ये 10-10 इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस हैं इनको हल्के में ना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ये बहुत सारी चीज़ों को साथ में कवर करती हुई जा रही है। खैर चलिए अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।